सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, लिखा हुआ है एंगुलर इंपल्स एंड एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। बच्चों, अब जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि ये सारा डिस्कशन हम लोग अपने अर्लियर चैप्टर्स में कर चुके हैं। आपने वहां पर पढ़ा था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और यहां पर है एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब सारी वो क्वांटिटीज जो हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन के लिए लीनियर फॉर्म में पढ़ी थी, यहां पर वही सारी क्वांटिटीज अब हम लोग एंगुलर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। याद कीजिए, वहां पर हमने इंपल्स क्या पढ़ा था, अपन ने डिटेल डिस्कशन किया था और डिस्कस किया था कि अगर एक लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत ही स्मॉल टाइम में बॉडी पर एक्ट करके उसके मोमेंटम में सडन चेंज कर देता है, तो उस केस में हम लोग उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स और उस इफेक्ट को फोर्स का इंपल्सिव इफेक्ट बोलते हैं। जिसमें हमने कैलकुलेशन कैसे की थी, दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू, जैसा कि मैं लिख के भी बता रहा हूं बच्चों, हमने क्या किया था, इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद प्रॉपर लिमिट्स t1 टू t2, इट इज नोन एज इंपल्स एज वेल एज चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लोग इक्वेट करते थे किसके साथ, mv फाइनल माइनस v इनिशियल। ये इंपल्स निकालने का तरीका था और यहां पर हमको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया होता था, तो उसका एरिया हमको चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स बताता था। ये सारी बातें हमने की थी। बस बच्चों, उसी को हम लोग अब एंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं। अगर यहां पे लार्ज मैग्नीट्यूड का टॉर्क किसी बॉडी पर बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइम में एक्ट करके उसके एंगुलर मोमेंटम में सडन चेंज कर देता है, तो हम उस टॉर्क के इफेक्ट को कैसा, एंगुलर इंपल्सिव इफेक्ट बोलते हैं, या उस टॉर्क को इंपल्सिव टॉर्क हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों, वही चीज यहां पे लिखी है, इफ टॉर्क ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, देन एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू, यहां क्या था बच्चों, फोर्स और टी, यहां पे है टॉर्क और टी, और अगर हमें कुछ वैल्यूज दी है टाइम की लिमिट के साथ, तो हम लोग t1 से t2 लिमिट लगा के उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बच्चों, हमारे पास कोई एक बड़ा इंटरवल दे दिया जाए, तो अभी सर ने आपको रिसेंटली बताया कि अगर एक बड़ा इंटरवल हमें दिया है और एवरेज वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों, इसको अगर हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें, तो टॉर्क एवरेज डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल। नोटिस कीजिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है, एंगुलर इंपल्स। वहां पे होता था ft, यहां पे क्या है, टॉर्क और t, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एंगुलर इंपल्स विच इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूं, l फाइनल माइनस l इनिशियल, ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, i ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। बच्चों, ये सारी चीजें आप यहां पर इनसे रिलेट कर सकते हो, m की जगह i और v की जगह ओमेगा। और इसी तरह से इसको हमने लास्ट में डिफाइन किया है, सो एंगुलर इंपल्स गिवन टू अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। तो बच्चों, सारी चीजें वही है, इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिस्कस भी करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट बात करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। जैसे अपन ने पहले बात कर चुका है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब करते थे, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी जाए, जीरो, सिस्टम पे जीरो हो जाए। एग्जैक्टली। तो बच्चों, किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर क्या बोलेंगे, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, जस्ट आपने अभी एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा था, टॉ एवरेज, अभी आपने जब देखा था, टॉ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। और बच्चों, अगर यहीं पर नेट टॉर्क जीरो हो जाए, तो बच्चों टॉर्क कैसा हो गया, जीरो। तो क्या डेल्टा एल बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर। बच्चों, डेल्टा टी यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, जीरो। इससे का मतलब क्या समझे, डेल्टा एल का मतलब होता है एल फाइनल माइनस एल, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज होना बंद हो गया। एग्जैक्टली सर, इसका जैसे वो पहले था वैसा ही वो बाद में होगा। तो बच्चों, क्या इसी चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू जीरो वेक्टर। बच्चों, इसी को अगर राइट साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा, एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल। जैसे हमने बोला चेंज होना बंद हो गया, इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोथ आर सेम। तो बच्चों, अगर याद करो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को अपन ऐसे भी लिखते थे i1 ओमेगा 1 भी, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को i2 ओमेगा 2 भी। तो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, i1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू i2 ओमेगा 2 भी। और बच्चों, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं i1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू i2 ओमेगा 2। अब बच्चों, ये जो रिलेशन है
ये अपने को बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है, और इसी के ऊपर जो सर कह रहे थे कि एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन बन जाता है, तो ये वो टाइप भी है जिसपे क्वेश्चन पूछा भी गया है। बिल्कुल। तो सर क्या हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एल इनिशियल और एल फाइनल अगर सेम है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो हो गया वो कैसा हो गया? कांस्टेंट। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा? क्या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा? मतलब अगर नेट टॉर्क अगर 0 है और आई की वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा भी चेंज होता रहेगा इनवर्सली, पर इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम ही रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब इसी रिलेशन को हमें कैसे यूज करना है ऑब्जर्व कीजिए। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बोल दीजिए। तो इस रिलेशन को कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। बच्चों एक बहुत कॉमन एग्जांपल है और ये अच्छे एग्जांपल्स की कैटेगरीज में आता है जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों इमेजिन कीजिए क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल जिसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्पिनिंग आइस स्केटर। बच्चों आप सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, हम लोग जनरली वीडियोस में या प्रैक्टिकली भी आइस स्केटिंग देखते हैं, स्केटिंग देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि स्केटिंग करते टाइम अगर वहां पर इस बात का कंपटीशन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कौन सबसे ज्यादा ऐसे रिवॉल्यूशन करता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमको बढ़ाने हैं तो जो वहां पर पर्टिकुलर पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर लेता है और उसके बाद ऐसे घूमता है। तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। उसका क्या कारण है बच्चों, इमेजिन करते हैं। एक तरीका यह है कि मैंने अपने हाथ को ऐसे फैला लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मेरे बीच में से ऐसे पास हो रहा है और इस एक्सिस के अबाउट मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं लाइक दिस। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर मैं अपने हाथ को फैला के ऐसे घूम रहा हूं तो अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो इस एक्सिस के लिए जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बढ़ जाएगा। और उस केस में जब मैं अपने ओमेगा को नोटिस करूंगा तो मुझे मेरा ओमेगा कम नजर आएगा। पर एट द सेम टाइम अगर मैं अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर लेता हूं लाइक दिस या ऐसे फोल्ड कर लेता हूं, तो नोटिस कीजिए अगर मैं अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेता हूं तो उसको फोल्ड करने के लिए मैंने किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प नहीं ली है। ये मेरे सब इंटरनल प्रोसेस है, मस्कुलर फोर्सेस है, इंटरनल बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर के, तो वहां पर मैंने किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प नहीं ली है। पर आप नोटिस कीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, हाथ जो है वो एक्सिस के पास आ गए, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन तो उतना ही है पर एक्सिस से डिस्टेंस कम हो गई, जिसकी वजह से अब इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो बच्चों एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा ही नहीं, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट। तो L इक्वल टू आई ओमेगा कांस्टेंट, तो उस केस में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बच्चों इस केस में आई की वैल्यू ज्यादा थी तो डेफिनेटली ओमेगा कैसा रहा होगा, कम रहा होगा। पर जैसे ही मैंने अपने हाथ को ऐसे की बजाय ऐसे या फिर ऐसे कर लिया तो मेरे हाथ अब एक्सिस के पास आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कम हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर आई की वैल्यू कम हो गई तो डेफिनेटली मेरा ओमेगा बढ़ जाएगा। और इस सिचुएशन को जब मैं अपना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करूंगा तो मैं इस केस में या ये ऑब्जर्वर इस केस में तेजी से रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सेम टाइम में अब इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन ज्यादा नजर आएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास एक और एक एग्जांपल था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। बिल्कुल बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई स्टूडेंट है जो रोटेटिंग टर्न टेबल में बैठा हुआ है या रोटेटिंग स्टूल पे बैठा हुआ है। बच्चों रोटेटिंग स्टूल बहुत बार अपन देखते हैं, बहुत बार अपने किसी ऑफिस के अंदर भी होते हैं, चेयर्स होती है, रोटेटिंग टेबल्स। मान लो किसी ने चेयर को घुमा दिया, अभी अपन फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर नहीं करते, तो उस केस के अंदर अगर चेयर घूम रही है और मेरे हाथ में कोई डंबल है और मैंने उनको ऐसे रखा हुआ है, तो अब वो चेयर घूम रही है किसी ओमेगा से। बच्चों जैसे जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे करते जाऊंगा बिकॉज ऑफ द इंटरनल मस्कुलर फोर्सेस, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। अब क्या इफेक्ट आया, जैसा सर ने पहले एक्सप्लेन किया था, अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन मिडल से पास होते हुए मान लेते हैं। जब मेरे हाथ ऐसे थे मेरे पास कुछ ओमेगा था, मैं उस ओमेगा से घूम रहा था अलॉन्ग विद द रोटेटिंग चेयर या रोटेटिंग स्टूल। अब जैसे ही मैंने अपने हाथ ऐसे करे घूमते घूमते, क्या एकदम से मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आया? बिल्कुल। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था बिकॉज जो डंबल थे, जो मास थे, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर थे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा था, ज्यादा। जैसे मैंने हाथ ऐसे करा, क्या वो डंबल अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास आ गए, इसका मतलब उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो गया, कम। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना चाहिए।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो क्या चीज बढ़े ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, वो है ओमेगा बढ़े। हाँ, मतलब आई चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा भी चेंज होता है, इनवर्स रिलेशन। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने हाथ को ऐसा करा अलोंग विद डंबल, तो उस केस के अंदर आई कैन से कि इस केस में आई कम हो गया और ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा बढ़ गया मतलब एकदम से बिना किसी एक्सटर्नल टॉक के मेरी चेयर या मेरा रोटेटिंग स्टूल और तेजी से गोल घूमने लग जाएगा। अब मुझे बोला है कि भैया थोड़ा स्पीड कम करो, तो एक काम करो, किसी को बोलो मत, अपने हाथ को वापस एक्सटेंड करते जाओ। तो क्या वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जा रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, ओमेगा अपने आप स्लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आपकी रोटेटिंग स्टूल का जो ओमेगा है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वापस आपकी स्पीड पुरानी जितनी हो सकती है। तो क्या सर हम लोग यहीं से कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डेली लाइफ में देखा है स्टूडेंट्स जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विम करते हैं, जब वो किसी हाइट से जंप करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर वो वहां पर कोई पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसी हाइट से जंप करके अपनी बॉडी को इस तरह से रोटेट करके फिर पानी के अंदर जंप करते हैं, तो वहां पर रोटेट करने का, अगर वहां पे उनको नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा करना है तो आपने नोटिस किया होगा वो अपनी बॉडी को बिल्कुल श्रिंक कर लेते हैं। मतलब ये अगर पर्टिकुलर बॉडी है तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल श्रिंक कर हेड को जनरली टो से मैच कर देते हैं। तो उसका रीजन सर क्या यही रहा होगा? क्योंकि वो अपने आई को एक्सेस के अबाउट कम कर लेते हैं, तो ओमेगा बढ़ जाता है। सर इसी में एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है लाइक दिस, मानकर चलिए कि ये अर्थ है और अपने सेल्फ एक्सिस के अबाउट, सेल्फ मतलब एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अर्थ का कुछ ना कुछ ओमेगा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। हमें बताया जाता है कि जो पोल्स हैं उन पर बहुत सारी आइस है ना, पोल्स पे बहुत आइस है। हमें क्वेश्चन में इस तरह के थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिलते हैं कि पोल्स पे जितनी भी आइस है वो पिघल गई, किसी भी रीजन से पिघल गई और पिघल के मान लीजिए वो इक्वेटर्स पे आ गई। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस अगर पोल्स की बात करें तो ये कम है, मान लीजिए r है, तो ये वैल्यू जो इक्वेटर की होती है वो r1 है, मतलब r1 की वैल्यू r से ज्यादा होती है। तो सर पोल से अगर आइस इक्वेटर पे आ जाए पिघल के, तो भी क्या उसके ओमेगा पे फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल सर। बच्चों बहुत अच्छी बात सर ने बोली और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर अपन सिर्फ आइस की बात कर रहे हैं बच्चों, अर्थ का जो मास है वो तो वैसा का वैसा है, बस आज आइस के कारण क्या इफेक्ट पड़ा वो चेक कर रहे हैं। यहाँ से जितनी भी आइस थी वो पिघल कर यहाँ पर आ गई। तो क्या अब यहाँ पर पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो इस एक्सिस का वो देख रहे थे, तो जो मास था वो इस एक्सिस के पास भी था। तो मास जब एक्सिस के पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? कम, कंपैरेटिव टू जब मास यहां पर आ गया। तो क्या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर आ गया? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, कोई एक्सटर्नल टॉक नहीं है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसका मतलब पहले अगर वो I1 ओमेगा 1 था और बाद में वो I2 ओमेगा 2 हो गया तो दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज कोई एक्सटर्नल टॉक नहीं है। तो बच्चों पहले I कम था तो ओमेगा ज्यादा रहा होगा, ओमेगा कुछ ना कुछ ज्यादा रहा होगा, और ओमेगा 1 की वैल्यू किसके बराबर बच्चों? ओमेगा के बराबर। अब जैसे ही I की वैल्यू बढ़ गई तो ओमेगा 2 कम होगा, इसका मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू लेस देन ओमेगा हो जाएगी। इसका मतलब अर्थ के रोटेशन पे इफेक्ट आ जाएगा। ओके। तो यहां पर ओमेगा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके। तो स्टूडेंट्स ये सभी वो एग्जांपल्स थे जो थ्योरेटिकल बनते हैं और हमें आने चाहिए। अब इन्हीं को हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकली। बच्चों हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सेल्फ एक्सिस। बच्चों सेल्फ एक्सिस अगर दिया है तो ये बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, इसका मतलब है एक्सिस जो है वो अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है और उसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। सडनली इट श्रिंक्स up to half of its radius, then find its new time period of rotation if नंबर 1 इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमें वो डायग्राम दिया है, मानकर चलिए अर्थ इनिशियल लोकेशन है, अर्थ की इनिशियल सिचुएशन है, और अर्थ जब रोटेट कर रही है तो बच्चों ये ओमेगा 1 और इसका ओमेगा 1 क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई बाय T1। और बच्चों एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें जो अभी अर्थ अपनी है उसका सेल्फ एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स में होता है। तो ये T1 को मैं लिख सकता हूं 24 आवर्स, मतलब एक रोटेशन करने में लगा गया समय, टाइम पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि मान लेते हैं कि अर्थ की रेडियस जो थी वो इनिशियली कितनी थी? अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये हाफ ऑफ द रेडियस श्रिंक हो गई, मतलब अब इसकी रेडियस पहले से कितनी हो गई? r/2। बिल्कुल सर, ठीक है। और इसके मास पे फर्क नहीं पड़ा है, लिखा हुआ है इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मास पहले भी m था और अब भी कितना है? m। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो चेंजेस आए होंगे। तो हमसे पूछा गया है इसका न्यू टाइम पीरियड निकाले, तो मैंने मार्क कर दिया कि फाइनल इसका ओमेगा 2 हो गया होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाय T2, और T2 हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों अगर ये अर्थ श्रिंक हुई है तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, वो हो सकता है अपने कुछ इंटरनल प्रोसेस की वजह से श्रिंक हो गई हो। इसका मतलब अगर
अर्थ मेरे लिए एक सिस्टम है तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0। ये अपने कुछ इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से श्रिंक हुई है, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर आई कैन राइट बाय कंजर्वेशन ऑफ angular momentum law. According to it, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 because there is no net external torque act on the earth. जो भी हुआ है वो internal process की वजह से हुआ है। तो बच्चों, अर्थ को हम लोग ट्रीट करते हैं एक सॉलिड स्फीयर की तरह, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr² अबाउट दिस एक्सिस। So here I can write 2/5 mr²। ओमेगा 1 की वैल्यू बच्चों मैंने लिखी है 2π/t1 और t1 की वैल्यू कितनी है 24। बच्चों I2 अब भी ये श्रिंक होके एक सॉलिड स्फीयर ही है, मास इसका सेम है, पर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सिस से पास आ गया है। पहले आप देख रहे थे एक्सिस से जो r डिस्टेंस पे था वो अब एक्सिस से r/2 पे रह गया है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ा होगा, पर है ये सॉलिड स्फीयर ही। तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो 2/5 m r/2 का स्क्वायर। बच्चों अब यहां पर इसका रेडियस जो है वो पहले के हाफ हो गया है, और ओमेगा 2 को मैंने लिख दिया 2π/t2 जो मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सर। बच्चों 2/5 से 2/5, m से m कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। अब यहां पे बचा है हमारे पास 1/24। बच्चों ये 2 अभी भी बचा है, और 2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और यहां पे बचा है t2। बच्चों 4 से 24 6 टाइम्स कैंसिल, तो t2 की वैल्यू हो गई कितनी, 6r। मतलब अगर अर्थ मास को कांस्टेंट रखते हुए अपनी रेडियस की हाफ तक श्रिंक हो जाए तो एक दिन जो होगा वो 6 घंटे के बराबर हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट सेल्फ एक्सिस डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, डिक्रीज क्यों हुआ बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया मतलब रोटेशन स्पीड बढ़ गई, रोटेशन स्पीड बढ़ गई मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन करने में उसको टाइम कम लगेगा, तो टाइम पीरियड कम हो गया। बच्चों इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इफ डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। इसका रेडियस तो अभी भी हाफ हुआ, पर अब डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास कैसा होगा, अपन अभी ये नहीं करें मास कांस्टेंट है, चेक करते हैं उस चीज को। तो बच्चों जैसा सर ने पहले वाला डायग्राम यूज किया था, उसी डायग्राम को अगर मैं वापस यहाँ रिलेट कर देता हूं, तो इसका जो ओमेगा है उसको ओमेगा 1 which is equals to 2π/t1, और बच्चों t1 की वैल्यू कितनी थी 24 आवर्स में। अब बच्चों यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 बोल दिया। सिमिलरली यहां पर हो गया I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा 2 इज 2π/t2। बच्चों जैसा सर ने पहले बोला था, जो भी हो रहा है वो सब इंटरनल फोर्सेस कारण हो रहा है, इसका यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क कंसिडर नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चों वो ये कहता है कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल के बराबर होगा। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब बच्चों जब मैं I लिखता हूं वर्ड, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सर ने जैसा बोला था सॉलिड स्फीयर की तरह इसको अपन ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। बच्चों उस m को लिख रहा हूं मैं m1, बिकॉज यहाँ पर ये बता नहीं रखा कि दोनों के मास सेम है या नहीं है, पर ये बोल रखा है कि डेंसिटी सेम है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं 2/5 m1। बच्चों क्या इसका रेडियस r ही है, बिल्कुल, और जैसा क्वेश्चन में लिखा था इसका रेडियस हो गया r/2। तो बच्चों यहां पर 2/5 m और ये r का स्क्वायर इनटू ओमेगा 1 दैट इज 2π/24। बिल्कुल सर, I2 2/5 m2 इनटू r/2 का स्क्वायर, बिल्कुल सर, इनटू 2π/t2। बच्चों ये वैल्यूज आ गई। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसका डेंसिटी की बात करेंगे। क्या 2/5 2/5 2π 2π r²। बच्चों अब यहां पर क्या क्या बच गया वो लिखता हूं मैं, m1/24 इक्वल्स टू m2/4 इनटू t2। बच्चों ये टर्म बन गई। अब बात हो रही मास की, क्या मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मैं उसी टर्म को वापस यहां लिख रहा हूं। क्या बच्चों यहाँ पर डेंसिटी इक्वल दे रखी, इसलिए मैं मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पर डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो इनटू वॉल्यूम, क्या स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो बच्चों इनटू 4/3 πr³। ये हो गया बच्चों m1/24। बच्चों इसकी डेंसिटी भी सेम है, पर इसका रेडियस कितना है बच्चों r/2। तो ये हो जाएगा इनटू 4/3 πr/2 का क्यूब अपॉन t2।
इंटू 4, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सर इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी सेम है पर वॉल्यूम अलग है, मतलब इस बार मास सेम नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, मास क्योंकि यहाँ वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं अलग अलग आ गया, मतलब मास यहाँ पे वेरी मास अलग कर रहा है, इसलिए अपन मासेस को m और m करके कैंसिल नहीं कर पाए। एग्जैक्टली सर। तो बच्चों यहाँ पर रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई, यहाँ पर r क्यूब है, इससे r क्यूब कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ पर बचा 1/24, यहाँ पर बचा क्या ये 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, 1/8, तो ये बचा बच्चों 8 × 4t2। ठीक है बच्चों कैंसिल आउट करते हैं, क्या है 8 3 24। यहाँ से बच्चों t2 कितना आ गया, t2 आ गया, t2 इज इक्वल टू 3/4 r, मतलब 1 घंटे से भी कम। बिल्कुल सर, 1 घंटे से भी कम। तो बच्चों सोचो अगर मास सेम रहता है तो जो नया टाइम पीरियड वो 6 घंटे का हो जाएगा, पर अगर डेंसिटी सेम रहती है और अभी भी रेडियस हाफ हो गया तो नया टाइम पीरियड तो लेस देन 1 आवर हो गया। तो सोचो मास सेम रहना या डेंसिटी सेम रहने से बहुत इफेक्ट आता है, तो हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, मास सेम है या डेंसिटी सेम है। Okay. Students, next question which we are going to discuss is initially the uniform rod of mass capital M length capital L, ये जो रॉड हमको दी है उसका मास M और L हमें दिया है, हैविंग 2 बीड्स, मतलब बीड्स का मतलब यहाँ 2 मोती से बात कर रहे हैं, और हम लोग बात नोटिस करें जो मोती होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रेडियस के हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ रॉड। तो बच्चों ये जो मोती है वो मानकर चलिए एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, पर वो एग्जैक्टली ओवरलैपिंग ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा अलग अलग करके बनाया हुआ है। लिखा हुआ है हैविंग 2 बीड्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एट इट्स सेंटर is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to it। मतलब ये रॉड अगर ऐसे रोटेट कर रही है like this, इस प्लेन में अगर रोटेट कर रही है तो एक्सिस जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस रॉड के सेंटर से पास हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि परपेंडिकुलर टू इट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। बच्चों ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे लिखा है देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम व्हेन बोथ द बीट रीच एट द फ्री एंड्स ऑफ रॉड। अब बच्चों क्या होगा कि ये फ्री है किस चीज के लिए, स्लाइड करने के लिए, मूव करने के लिए। तो जैसे ही ये रॉड रोटेट करेगी तो ये बीट जो होगी वो आउटवर्ड जाएंगे लाइक दिस, और आउटवर्ड आके इन फ्री एंड्स पर ये पहुंच चुके हैं। तो हमसे पूछा गया कि जब ये यहां पहुंचे होंगे तो अब इस रॉड का नया ओमेगा क्या हो गया होगा पता करना है। तो सबसे पहली बात बच्चों कि रॉड के ओमेगा पे फर्क क्यों पड़ेगा। नोटिस कीजिए कि जब ये आउटवर्ड गए तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया हम लोग बोल सकते हैं ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया आउटवर्ड गए, पर ऑब्जर्व कीजिए उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा ही नहीं है ना, जो भी गए वो अपने इंटरनल प्रोसेस की वजह से गए, तो यहां पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये हम लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज हमें चाहिए। बच्चों इनिशियली नोटिस कीजिए ये जो मास था वो एक्सिस पे लाई कर रहा था जो बीड की फॉर्म में था, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखा जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। बोलिए कितना, ml²/12, ml²/12। और बच्चों ओमेगा 1 कितना दिया है, ओमेगा नॉट, जो इनका इनिशियल है। फाइनली बात करें I2, तो बच्चों अब I2 की बात करें तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा ml²/12, पर नोटिस कीजिए इस बार जो बीड है उसका मास जो है वो एक्सिस से दूर जा पहुंचा है। कितना दूर, L/2, तो ये भी L/2 और ये भी कितना, L/2। तो क्या इस बार इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडरेबल होगा, यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखें तो बच्चों मैं इनका लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ mr², और ये r कितना है, L/2। ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों ओमेगा फाइनल हमको कैलकुलेट करना है जिसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा। अब बच्चों आप नोटिस कीजिए इस सिचुएशन को जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो इसका मतलब ओमेगा पे फर्क पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो इस बार जो ओमेगा आएगा वो कम आएगा। तो बच्चों इसी को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए पहली जो वैल्यू थी वो क्या लिखी हुई है, ml²/12 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ml²/12 प्लस, बच्चों पीछे क्या था, 2 टाइम्स, बिल्कुल, तो 2 टाइम्स ऑफ ml²/4 कर देते हैं सर उसको, और ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा फाइनल, जिसमें हमें ओमेगा की फॉर्म में इसको लिख दिया है। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो गया ml²/12 ओमेगा नॉट, ये होगा ml²/12 प्लस ये कितना हो जाएगा, ml²/2 इंटू ओमेगा। बच्चों ओमेगा हमें निकालना है, क्या यहां से L² कॉमन निकाल के कैंसिल किए जा सकते हैं, बच्चों ये L² ये L² और ये L² कैंसिल हो गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो गया m/12 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू m/12 प्लस m/2, ये m कैपिटल है बच्चों रॉड का, बिल्कुल सर,
m/12 प्लस m/2 इंटू ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये होगी m/12 ओमेगा नॉट अपॉन ये कितना होगा m/12 प्लस m/2। बच्चों अब इसको हम लोग चाहें तो एलसीएम लेके यहां पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस 12 को और इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं, पर फिलहाल अपन ने यही इसको छोड़ दिया है। अब एज अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट मास m is tied to one end of string and its other end passes through a hollow tube and caught in one hand as shown। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास तो m है, ये थ्रेड यहां से होते हुए हॉलो ट्यूब से गई और एक इंसान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। The point mass is being revolved in a horizontal circle of radius 2 मीटर। इसका मतलब ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस हो गया ये 2 मीटर विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये जो स्पीड है ये टेंजेंशियल स्पीड है या फिर लीनियर स्पीड कह सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो बच्चों इसकी या तो अंदर की साइड या बाहर की साइड जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ द स्ट्रिंग इज देन पुल्ड डाउन एंड रेडियस रिड्यूसेस टू 1 मीटर। फाइंड न्यू लीनियर स्पीड। बच्चों अब क्या हुआ, इस इंसान ने इस पर्टिकुलर थ्रेड को पकड़ के नीचे खींच लिया। जब वो नीचे खींच रहा होगा तो 100% ये पूरा जो मास है ये इधर शिफ्ट होगा। ये तब तक शिफ्ट हुआ जब तक मास यहां नहीं पहुंच गया। अब वो इस सर्कल में घूमने लग गया। अच्छा रेडियस अब हाफ रह गई, रेडियस हाफ हो गई। इसका मतलब अब रेडियस हो गया बच्चों 1 मीटर। अब रेडियस 1 मीटर हो गया तो पहले सोचो अगर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें तो क्या इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अच्छा और उसने जो फोर्स लगाया वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, मैं यही कह रहा था कि इसके कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ वो जीरो है बिकॉज वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी नेट टॉर्क जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अभी भी कंजर्व्ड है। ठीक है। अगर बच्चों एंगुलर मोमेंटम अभी भी कंजर्व्ड है तो सोच के देखो, पहले जो मास पार्टिकल था वो एक्सिस से 2 मीटर दूर था, बाद में मास पार्टिकल एक्सिस से 1 मीटर दूर है। इसको अपन वापस यहाँ ड्रॉ भी कर देते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले जो मास पार्टिकल था वो 2 मीटर पे था और बाद में वो मास पार्टिकल यहां आ गया। अब वो कितना दूर है बच्चों, 1 मीटर। तो पहले तो था यहां से यहां तक 2 मीटर और बाद में हो गया 1 मीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी कैसी है, सेम। तो क्या इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अलग अलग होगा। बिल्कुल सर। ये मत सोचा सर मास तो सेम है, मास सेम है, बस उसका एक्सिस से जो दूरी थी वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। पर क्या यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है जैसे डिस्कस किया। तो आई कैन से अगेन I1 ओमेगा 1 जस्ट बिफोर द पुलिंग और I2 ओमेगा 2 जस्ट आफ्टर द पुलिंग, क्या दोनों के अपन ने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। तो बच्चों I1, अब मैं I1 की बात करूं, यहां पर मास किसके पास है, पार्टिकल के पास। वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, 2m, और उसका मास कितना है, m। तो बच्चों तो अगर मास लिखता हूं m और एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर दूर था तो mr स्क्वायर मतलब m इंटू 2 स्क्वायर। बच्चों ओमेगा, अब यहाँ पर ओमेगा अपने को कुछ दे नहीं रखा पर वेलोसिटी दे रखी है। क्या अपने को एक रिलेशन याद है, v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय r। बिल्कुल सर, तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r। बच्चों इस टाइम पर जब वो 2 मीटर दूर था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4। तो आई कैन से ओमेगा 1 इज 4v बाय r, r इज 2। बच्चों I2 मास अभी भी m है पर अब वो 1 मीटर वाले सर्कल में घूम रहा है, तो जो उसका रेडियस होगा वो r का स्क्वायर, नया v लिख दिया और जो नया r है वो कितना है बच्चों, 1। तो ओमेगा 2 के लिए अपन ने ऐसा लिख दिया। अपन चाहे तो उसको v2 भी लिख सकते हैं बिकॉज अपने लिए v1 हो चुका है। अब बच्चों इसको बस सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 4 मतलब 16 बाई 2 8। तो बच्चों यहाँ पर बच गया 8 इक्वल टू v2। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 इक्वल्स टू v2। इसका मतलब यहाँ पर जो v2 की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ जैसे ही रेडियस कम हुआ उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अपन जानते ही हैं कि ओमेगा इंक्रीज होगा तो स्पीड भी कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। सर यहाँ पर बच्चे जनरली एक डाउट रखते हैं सामने कि सर ये तो पार्टिकल था, है ना। हम लोगों ने जो आई ओमेगा लगाना सीखा वो तो एक रिजिड बॉडी के लिए लगाना सीखा, पर ये तो एक पार्टिकल है। और जैसा हमने एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट किया था तो हमने एक पार्टिकल का या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लिखना सीखा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आर क्रॉस पी लिखे। तो क्या इसको हम लोग आर क्रॉस पी से भी सॉल्व करके बच्चों को बता सकते हैं? सर आर क्रॉस पी से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि सर एक बार आपने आर क्रॉस पी बोला तो आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जैसा कि मैंने एक सामने बात रखी है आपके कि कई बार एक डाउट आता है बच्चों के दिमाग में, वो ये कि I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 हमने लगाया, आंसर निकाला, बिल्कुल सही है।
तो बच्चे जो डाउट पूछते हैं वो ये कि सर ये वाला फॉर्मूला आई ओमेगा तो आपने रिजिड बॉडी के लिए सिखाया था, और पहले हमको बताया था कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या एक पार्टिकल हो तो उसके लिए आर क्रॉस पी लगाइए, तो फिर हमने आई ओमेगा क्यों अप्लाई किया, आर क्रॉस पी क्यों नहीं लिया? तो बच्चों कुछ भी अप्लाई कीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, हम लोग प्रूफ भी करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो मैंने लिख दिया R1 P1 इज इक्वल टू R2 P2, दैट इज R क्रॉस P, है ना, अपन उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो बच्चों R1 P1, R1 अगर बात करें तो पहले 2 मीटर था, ये हमने 2 लिख दिया। P1 यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, बच्चों मास को हमने मान लिया m और वेलोसिटी हमको दी गई है 4। R2 बच्चों 1 मीटर हो गया है, P2 में यानी कि मास इनटू वेलोसिटी नई वाली मुझे निकालनी है। बिल्कुल। तो बच्चों m से m कैंसिल, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, जैसा सर ने आपको निकाल के बताया वही आंसर यहां पर आया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट दैट टाइम आपके दिमाग में जो भी क्लिक कर जाए, आई ओमेगा या आर क्रॉस पी, रिजिड बॉडी होती तो ऑब्वियसली आई ओमेगा ही लगाओगे, पर अगर एक पार्टिकल आ गया हमारे पास तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट लगा दीजिए, आंसर दोनों से सेम आ रहा है।